अब आज के सीरीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनडिज़ायरेबल एंड बेस्ट मटेरियल इज़ नेदर गैस नॉर लिक्विड। कह रहा है कि इन ऑप्शन से ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए वाटर बेस्ट, बी ऑक्सीजन, सी लिक्विड वेस्ट, डी सॉलिड वेस्ट। इन कह रहा है चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ना तो गैस है और ना ही लिक्विड है। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ए वाला वाटर बेस्ट और पानी लिक्विड बेस्ट हो गया। ऑक्सीजन भी लगभग लिक्विड वेस्ट में आता है और लिक्विड वेस्ट तो आप जान ही रहे हो, लेकिन सॉलिड वेस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि सॉलिड वेस्ट हमारा ऐसा मटेरियल है जो ना तो गैस है और ना ही लिक्विड है। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं। ये जो घरों से कचरा निकलता है या हमारा बेकार खाना होता है, जो लोग मान लेते हैं जो लोग नगर पालिका वाले नहीं आते हैं और घरों से कचरा उठा ले जाते हैं, जो कचरा नगर पालिका वाले ले जाते हैं मोटा माटी, उससे हम मान सकते हैं कि वो हमारा सॉलिड वेस्ट है। आगे चलते हैं। विच गैस प्रोड्यूस्ड इन ओपन डंप्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब जब हम लोग खुले गड्ढे बनाते हैं और उसमें जो ऐसे चीज़ों को डंप करते हैं, ऐसे बेस्ट मटेरियल को डंप करते हैं जो ज़मीन में जाने से ख़त्म हो जाता है। तो जब ऐसे डंप करते हैं ऐसे बेस्ट मटेरियल को, तो कौन सी गैस निकलती है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। ए एथेन, बी मेथेन, सी प्रोपेन, डी एथेन। तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं, तो मेथेन निकलती है। जब भी कोई सड़ा गला कोई सामान महकता है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि एक अजीब सी महक आती है जब कहीं पे कोई सड़ी गली चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ना मेथेन गैस बन रही होती। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी मेथेन। अगला चलते हैं। द WHO हैज़ क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू कैटेगरीज। मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बायोमेडिकल वेस्ट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, बी। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द थर्मल प्रोसेस। कह रहा है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है, मेडिकल की दुकानों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, क्या उसको थर्मल प्रोसेस से बढ़िया से मैनेज किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ट्रू, ऑप्शन ए। अब थर्मल प्रोसेस क्या होती है। थर्मल प्रोसेस होती है जैसे कोई ऐसा वेस्ट होता है जो नॉर्मल तरीके से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ज़मीन में इसको दबा के ख़त्म किया जा सकता है और नहीं तो इधर उधर फेंक कर भी वो ख़त्म नहीं होता जल्दी। तो ऐसे वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस पर क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, तो उससे वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं थर्मल प्रोसेस। मतलब किसी टेम्परेचर पे वेस्ट को ख़त्म करना थर्मल प्रोसेस कहलाता है। और इसको हम नॉर्मल अपने भाषा में कह सकते हैं कि कि जला देना। ऐसा कूड़ा जो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है और जो ख़त्म भी नहीं होगा आसानी से, उसको क्या किया जाता है ना, घरों में हम लोग जला नहीं देते हैं, वही प्रोसेस थर्मल प्रोसेस होती है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स आर देयर। अब कह रहा है कि लैंडफिल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की लैंडफिल्स होती है। तो पहले पता होना चाहिए कि लैंडफिल्स क्या होता है। लैंडफिल्स क्या है कि टाइप से गड्ढे बनाकर उसमें वेस्ट को दबाकर ख़त्म कर देना, तो इसको कहते हैं लैंडफिल्स। तो ये कितने टाइप का होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है 3, बी 2, सी 5, डी 4। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 3 प्रकार के लैंडफिल्स होते हैं। अभी जब लैंडफिल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देंगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और फिर जो जो टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उन टॉपिक्स को जो समझ में नहीं आएंगे, ये है क्या, जैसे कि लैंडफिल्स क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आएंगी ना, उनको एक बार अच्छे से समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देयर आर वेज टू ट्रीट वेस्ट थर्मली। वेस्ट को थर्मली ट्रीट करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए कितने रास्ते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5, बी 3, सी 2, डी 6। तो हमारा सही आंसर है बी 3।
यानी कि जलाने के 3 तरीके हैं, वेस्ट को जलाकर ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। आगे चलते हैं। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़, जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें कंपोजिशन क्या होता है ये देखना है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वही होता है जिसे नगर पालिका वाले इकट्ठा करके कूड़ा ले जाते हैं। तो उसमें कैसे कैसे होता है देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है 41% ऑर्गेनिक, 40% इनर्ट, 19% रिसाइक्लेबल। बी 20% ऑर्गेनिक, 60% इनर्ट और 20% रिसाइक्लेबल। सी 30% ऑर्गेनिक, 20% इनर्ट एंड 50% रिसाइक्लेबल। डी 19% ऑर्गेनिक, 41% इनर्ट एंड 40% रिसाइक्लेबल। तो हमारा सही ऑप्शन है ए। इसमें क्या होता है, जो नगर पालिका का जो कूड़ा कचरा होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, 41% ऑर्गेनिक होता है, 40% इनर्ट होता है एंड 19% रिसाइक्लेबल होता है। तो आगे चलते हैं। अंडर विच रूल्स ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे। देखो अब इंडिया में कचरा भी बहुत है और जो सड़क के किनारे भी आप देखते होंगे बड़े बड़े सिटी में कचरे के ढेर लगे रहते हैं। तो क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा कोई रूल बनाया जाए, जो लोग कचरा फैलाते हैं, जैसे फैक्ट्री है किसी की, उसमें से कचरा निकल रहा है तो उस कचरे को कैसे ख़त्म करें, मतलब भाई जिसने निकाला है उसकी ज़िम्मेदारी भी है उसको ख़त्म करने की। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए गवर्नमेंट ने कि जिसकी उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने फैक्ट्री से या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो कचरा निकलता है उसको आप ख़त्म भी करोगे, आपकी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो रूल बनाए गए हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं, कौन से भी करंट में रूल्स को नियम को फॉलो किया जा रहा है। तो पहला है ए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000, बी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016, सी है सॉलिड वेस्ट रूल 2000, डी है सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016। तो सही आंसर है डी सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016। इसको हम अभी करंट में इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। तो अभी पढ़ा देंगे थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 क्या होता है, उसके क्या क्या नियम है, ये थोड़ा सा पढ़ाएंगे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 भी क्लियर कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। द टर्म ISWM रिफर्स टू, जो टर्म है ISWM वो क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मशीन, डी इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैकेनिज्म। तो हमारा सही आंसर है बी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, कह रहा है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट हैं वो कितने हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। तो आंसर देखने के लिए पहले ऑप्शन एक बार देख लेते हो तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। ए 5, बी 3, सी 6, डी 4। हमारा सही आंसर है सी 6। तो एक बार इसका देख लेते हैं क्लेरिफिकेशन तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द 6 फंक्शनल कंपोनेंट्स इन ऑर्डर आर वेस्ट जनरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट, ऑन साइट हैंडलिंग एंड स्टोरेज एट साइट ऑफ वेस्ट, वेस्ट कलेक्शन collecting from different sources, waste transfer local to regional site, waste processing, sorting of reusable, recycle and disposal to landfill। कह रहा है कि 6 टाइप के होते हैं। तो जब कैसे कैसे मतलब कचरे को उठाया जाता है फिर उसका क्या क्या किया जाता है कचरे का, वो है ये सारा। पहला क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं वेस्ट का, कौन कौन सा किस टाइप का वेस्ट है ये, फिर उसको उसे बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो फिर उस टाइप के वेस्ट को अलग करते हैं, फिर साइट पे हैंडलिंग करते हैं, स्टोरेज उसको जमा करते हैं, फिर कलेक्शन सारा करते हैं वेस्ट का। इसे फिर वेस्ट को ले जाते हैं जहाँ हमें इसको मतलब जलाना होता है या फिर ख़त्म करना होता है, और फिर उसको छांटते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट अलग करते हैं और जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल उसको अलग करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ना कूड़े को ख़त्म करने की,
हर टाइप के कूड़े को ख़त्म करने की जो प्रोसेस होती है ना, वो कितने टाइप की है, वो 6 टाइप की है। तो चलते हैं आगे। विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कह रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पीछे कौन सा आइडिया नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन, बी, स्टोरेज एंड कलेक्शन, सी, डिस्पोजल, डी, स्टॉप वेस्ट जनरेशन। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन करते हैं, सही बात है। बी, स्टोरेज एंड कलेक्शन भी करते हैं वेस्ट का। सी, डिस्पोजल भी करते हैं। लेकिन डी ऑप्शन जो है वो स्टॉप वेस्ट जनरेशन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, स्टॉप वेस्ट जनरेशन। अगला है, हाउ मैनी मेजर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट आर देयर बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन। कह रहा है कि मेजर सोर्स कौन से हैं सॉलिड वेस्ट के, बेस्ड ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब उनके जैसे निकलता है, उत्पन्न नहीं, हिंदी में कहते हैं उत्पन्न होना, तो कहाँ से कितना तरीके से सोर्स है मेजर, बहुत बड़े बड़े सोर्स हैं कूड़े के सॉलिड वेस्ट निकलने के। तो मेन सोर्सेज होते हैं 9। तो हमारा ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते तो अच्छे से याद हो जाएगा। ए है 10, बी है 5, सी है 9, डी है 6। तो सही ऑप्शन है सी, मतलब 9। तो कह रहा है कि अब इसका क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। देयर आर ब्रॉडली 9 सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के मेन 9 सोर्स हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, रेजिडेंशियल घरों से निकलता है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों से निकलता है, कमर्शियल जो फैक्ट्री टाइप के होते हैं उन्हीं से, इंस्टीट्यूट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट से, कंस्ट्रक्शन जहाँ कहीं होता है वहाँ से, डिमोलिशन एरिया मतलब जहाँ पे कोई तोड़फोड़ होती है वहाँ से, म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका सर्विसेज, ट्रीटमेंट प्लांट, एग्रीकल्चर से निकलता है, और बायोमेडिकल से। 9 टाइप मेन हो गए जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलता है। आगे, ऑन हाउ मैनी कंडीशंस डज द इंटरवेंशन ऑफ वेस्ट वाटर डिपेंड ऑन। तो कह रहा है कि कितनी कंडीशन है इंटरवेंशन की वेस्ट वाटर जिस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। तो सही आंसर हो गया हमारा बी 7। तो क्लैरिफिकेशन इसका भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। द 7 फैक्टर्स आर ग्राउंड कंडीशंस, ग्राउंड वाटर लेवल, लोकेशन एंड टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स, टोपोग्राफी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, क्लाइमेटिक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो कितनी कंडीशन पर डिपेंड करता है वेस्ट वाटर, तो डिपेंड करता है 7 फैक्टर होते हैं उसके। ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, वाटर लेवल कैसा है वहाँ पे पानी का, लोकेशन कैसी है, और टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स मतलब पानी का सोर्स का आने का कहाँ से कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे, क्वांटिटी कितनी है पानी की, क्वालिटी कैसी है, तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो देखो इसमें मिक्सर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, मिक्स क्वेश्चन भी हैं। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो टॉपिक बहुत ही मतलब लगेगा कि हाँ ये पढ़ने लायक है, इसको अच्छे से और समझना है, तो कोई टॉपिक ऐसे सारे आप लोग भी बताइएगा, निकाल के सारे एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे तो अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। कह रहा है कि वेस्ट वाटर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट उसको ठीक करने के लिए, वेस्ट वाटर को पीने योग्य बनाने के लिए या फिर यूज़ करने योग्य बनाने के लिए कितने टाइप का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। सही आंसर है डी 3। तो देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से हैं, सीवेज, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। 3 टाइप के हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल्स एंड इन व्हाट फॉर्म आर प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर। कह रहा है कौन कौन से मिनरल हैं, फॉर्म है जो ग्राउंड वाटर में होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए Fe and Mn इन फेरस एंड मैग्नीशियम मैग्नस, बी है Fe एंड Cu इन फेरिक एंड क्यूप्रिक, सी है Fe एंड Mn इन फेरिक एंड मैग्नस,
डी है Cu एंड Mn इन कॉपरस एंड मैग्नीज। तो क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है ए Fe एंड Mn इन फेरस एंड मैग्नीज। अब इसका क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। बोथ दीज आर प्रेजेंट इन देयर रेड्यूस्ड फॉर्म इफ द ग्राउंड वाटर हैज़ मोर देन द परमिसिबल अमाउंट Fe लेस देन आर इक्वल टू 0.3 mg लीटर। इसे हिंदी में बता देते, अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि बोथ यानी दोनों टाइप के जो हैं Fe और Mn, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट इन देयर रिड्यूस्ड फॉर्म, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इफ द ग्राउंड वाटर हैज़ मोर देन द परमिसिबल अमाउंट Fe लेस देन आर इक्वल टू 0.3 mg लीटर। कह रहा है कि जो Fe है, लोहा और Mn है, वो क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में होता है, मिनरल होता है ग्राउंड वाटर में। तो आगे चलते हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन आवर कंट्रीज मेनली डन बाय, मतलब जो पानी है उसको हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। सबसे बड़ी विधि हमारे यहाँ कौन सी अपनाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑक्सीजनेशन, बी हाइड्रेशन, सी क्लोरिनाइजेशन, डी फिल्ट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या किया जाता है? सी क्लोरिनाइजेशन। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्लोरीन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को पानी से ख़त्म करने के लिए। आगे चलते हैं। What is added to the water treatment tank to settle the colloidal particles? हम लोग वाटर ट्रीटमेंट जो टैंक होता है जिसमें पानी को हम लोग साफ करते हैं, उस टैंक में हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या मिलाते हैं? एलम एंड लाइम, मतलब फिटकरी और चूना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं जिससे कि पानी को, जो उसमें कोलाइडियल पार्टिकल्स हैं जो अलग हो सकते हैं, ऐसे मोटा माटी कचरा जिसको अलग किया जा सकता है, उसको हटाने के लिए हम लोग एलम एंड लाइम का यूज़ करते हैं। तो इस मतलब सीरीज़ में 2 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं। पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं और फिर उसके बाद में और इसमें ग्राउंड वाटर के क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इज़ द रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, मतलब पानी को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या होता है, मतलब मेन ध्येय हमारा पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या होता है? इसकी टर्बिडिटी, गंदगी को ख़त्म करना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लगाते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? कि हम पानी से टर्बिडिटी को या फिर उसकी गंदगी को ख़त्म कर सकें। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए ट्रू कह रहा है, बी फॉल्स, ये ट्रू है। आगे चलते हैं। द एक्सटेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी फैक्टर्स, कह रहा है जो पानी है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितने तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हम लोग उसमें देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है ए 5 तरीके से, बी 2 तरीके से, सी 3 तरीके से, डी 4 तरीके से। तो ऑप्शन हमारा सही है बी 2 तरीके से। तो 2 फैक्टर हैं, दो क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है और उसको हम हमारा यूज़ बेनिफिशियल हमारे लिए कितना है, उसकी क्वालिटी वाटर की कितनी कैसी है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं इसका। एस्थेटिक, बी इकोनॉमिक, सी सेफ्टी, डी सोर्स। सही आंसर है इसका डी सोर्स। आगे चलते हैं। वेस्ट वाटर कैन बिकम सेप्टिक बाय द लॉस ऑफ, हमारा जो वेस्ट वाटर है क्यों ख़राब हो जाता है, क्यों वो पीने योग्य नहीं रहता है या फिर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसमें ऐसे कौन से मतलब बेकार हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट, बी कार्बन कंटेंट, सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डी वाटर कंटेंट। तो सही ऑप्शन है ए डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा
कम हो जाती है, तो इससे क्या होता है, पानी जो हमारा वो वेस्ट वाटर क्या होता है, सेप्टिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म सलेज रिफर्स टू, अब सलेज क्या होता है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए फ्रेश वेस्ट वाटर को कहते हैं, बी सेप्टिक वेस्ट वाटर को कहते हैं, सी वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन लॉन्ड्री से जो निकलता है उसको कहते हैं, डी टॉक्सिक वेस्ट वाटर को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन लॉन्ड्री। जो वेस्ट वाटर हमारी किचन से निकलता है ना, जो मतलब बर्तन धोया, सब्जी वब्जी धोते हैं, ये सारा जो किचन साफ़ करने से जितना भी निकलता है वेस्ट वाटर, उसको हम लोग कहते हैं सलेज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ कलर्ड वाटर, कह रहा कलर्ड वाटर जो होता है उसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC कितना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 100 से 200 ppm, बी 100 ppm, सी 200 ppm, डी 200 से 300 ppm। इसका सही आंसर है ए 100 से 200 ppm। देखो इसमें जो टर्मिनोलॉजी कोई समझ में ना आए ना, उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी ना, उसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन, एक टर्मिनोलॉजी को भी एक पूरा लेक्चर बनाएंगे। जो भी इसमें मतलब जितना हमारा सिलेबस उसमें डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी है, जो समझ में नहीं आएगी, जैसे PPM क्या होता है, TOC क्या होता है, BOD क्या होता है, तो इस पर एक अलग से लेक्चर बना लेंगे। तो जो बीच बीच में जितनी टर्म आएंगी ना, वो सारी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि देखने से भले ही सिलेबस छोटा लग रहा पर उतना है नहीं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और उसको क्लियर करने के लिए हमारा मेन पर्पज़ है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। हमें उतना पढ़ना है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम को क्लियर करना हमारा मेन पर्पज़ है, तो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही सारे लेक्चर को शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कलर इज़ कंट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन देख लेते हैं। ए नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, डी सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो इसका सही आंसर है ए नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। आगे चलते हैं। हाउ इज TDS एंड कंडक्टिविटी रिलेटेड, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए TDS 0.5 कंडक्टिविटी, बी कंडक्टिविटी 0.5 TDS, सी TDS = 3 कंडक्टिविटी, डी TDS = कंडक्टिविटी। तो सही आंसर है ए TDS = 0.5 कंडक्टिविटी। तो देखो ये जैसे TDS आ गया बीच में, और कंडक्टिविटी आ गई, ये सब टर्म भी नहीं, अगर क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर बोलिएगा। इन टर्म्स के लिए अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, जिससे कि जो हमारी जितनी सिलेबस में जो टर्म यूज़ हो रही हैं वो टर्म हमें अच्छे से पता हो जाए। तो एक एक चीज़ को पहले हम लोग ऐसे स्टडी कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन के थ्रू सिलेबस चल रहे हैं, हम सिलेबस के थ्रू क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। सिलेबस के थ्रू क्वेश्चन चलने से क्या होता है ना कि सिलेबस इतना छोटा तो है नहीं कि बहुत जल्दी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा है नहीं। तो हमारा मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम क्लियर करना, तो हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे, और बीच बीच में जो भी टर्म हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बाया सिलेबस चलेंगे। मतलब सिलेबस से क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन से सिलेबस पे जाएंगे। तो हमारा इससे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता चलेगा और सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर ए मॉडरेटली हार्ड वाटर, कह रहा जो हार्ड वाटर होता है, जो खारा पानी होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का लेवल क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हार्डनेस ज़्यादा है 150 ppm से, हार्डनेस बराबर है 50 ppm के, सी है हार्डनेस इज़ इन बिटवीन 50 से 100 के बीच ppm में है, डी हार्डनेस कम है 50 ppm से। तो सही आंसर है सी हार्डनेस इज़ इन बिटवीन 50 से 100 ppm। तो हमारा जो खारा पानी होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, तो आंसर है सी हार्डनेस इज़ इन बिटवीन, कितने हार्डनेस बिटवीन 50 से 100 के ppm के बीच में होती है। आगे चलते हैं। हाउ इज़ हार्डनेस रिप्रेजेंटेड, हार्डनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं, वो है ऑप्शन हमारा है ए हार्डनेस = 2 cm। अब देखो इसको भाई पढ़ाने के एक लंबा लेक्चर लेना पड़ेगा, इसको पढ़ाएंगे तभी ये समझ में आएगा। तो अभी इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं, आंसर ए सही है।
हार्डनेस टू CA का ये वाला सारा प्रोसेस पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। तो इसको तो अभी उतना छोड़ देते हैं, पढ़ाएंगे समझ में भी अभी तुरंत तो नहीं आएगा, इसको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी इसको एक लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो एक एक चीज़ समझा के पढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा। अभी इसका सिर्फ ऑप्शन ए हार्डनेस इतना होता है, समझते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी अगले क्वेश्चन पे इसको एक लेक्चर में पढ़ाएंगे, ये वाला जो टॉपिक रहेगा। 6 विच हैवी मेटल इज़ फाउंड इन कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट। कह रहा है जो हमारा कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है इसमें कौन सी हैवी मेटल होता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ए जिंक, बी आर्सेनिक, सी लेड, डी कॉपर। तो हमारा सही आंसर है जिंक। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। कह रहा है क्लोरीन का क्या अहमियत है या रोल है वाटर ट्रीटमेंट में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए टू रिमूव हार्डनेस, बी टू रिमूव आयंस, सी कोगुलेंट एजेंट, डी टू रिमूव बैक्टीरिया। तो हम लोग क्लोरीन का यूज़ किस लिए करते हैं, हार्डनेस को तो रिमूव नहीं करते हैं, आयंस को भी रिमूव करने के लिए नहीं करते हैं, एजेंट को भी रिमूव करने के लिए नहीं करते, तो हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं क्लोरीन को, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सोडियम आयंस कंट्रीब्यूट टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर। सोडियम आयन कंट्रीब्यूट करते हैं कौन से पानी की क्वालिटी को। ऑप्शन देख लेते हैं, ए pH वैल्यू को, बी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को, सी कलर, डी सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो हमारा सही आंसर है बी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। आगे चलते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर डज कैल्शियम कंट्रीब्यूट टू। कह रहा है कि इसे कौन सी पानी की क्वालिटी है इसमें कैल्शियम कंट्रीब्यूट करता है, यानी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हार्डनेस, बी सस्पेंडेड सॉलिड्स, सी pH, डी कलर। तो सही आंसर है ए हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टर्बिडिटी एंड TSS फॉर ए सेटल सेकेंडरी एफ्लुएंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए TSS इक्वल टू 2.3x टर्बिडिटी, बी TSS इक्वल टू 2.0x टर्बिडिटी, सी TSS इक्वल टू 2.5x टर्बिडिटी, डी TSS इक्वल टू 1.3x टर्बिडिटी। तो इसका सही आंसर है ए TSS इक्वल टू 2.3x टर्बिडिटी। तो देखो ये जब सारी टर्म आ रही हैं, TSS टर्बिडिटी क्या है, अगर ये सब नहीं पता है तो इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब किसी टॉपिक को आप अभी आधे घंटे में ख़त्म कर लोगे फिर उसका क्वेश्चन आंसर करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन आंसर को क्लियर करते चलना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, साथ में जो जो दिक्कतें आएंगी ना, जो भी टर्म समझ में नहीं आएगी, जो चीज़ अलग रहेगा सिलेबस से, तो हम लोग सिलेबस के टॉपिक को उठा के भी एक एक क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग शुरुआत क्वेश्चन से सिलेबस पे चलेंगे, सिलेबस से क्वेश्चन पे करेंगे तो शायद हम साल भर सिलेबस ही ना कंप्लीट कर पाएँ। तो हम जब क्वेश्चन से सिलेबस पे जाएंगे तो क्वेश्चन तो कंप्लीट होंगे ही, समझ में भी आएंगे, और जो जो चीज़ें उसमें समझ नहीं आ रही क्या क्या है तो उसको वाया सिलेबस से होते हुए कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। टर्बिडिटी इन वाटर इज काज्ड बाय विच ऑफ दिस फॉलोइंग। जो पानी की में टर्बिडिटी होती है, जो पानी में गंदगी होती है सारी, वो किस कारण होती है। तो ऑप्शन दिया है, ए टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के कारण होती है, बी सस्पेंडेड सॉलिड्स के कारण होती है, सी आयंस के कारण होती है, डी हैवी मेटल्स के कारण होती है। तो सही हमारा आंसर है बी सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उनके कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ इन व्हाट रेंज। कह रहा है जो बैक्टीरिया होता है उसकी एक्टिविटी के लिए, बैक्टीरिया होने के लिए कौन सा टेम्परेचर सूटेबल होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही आंसर है ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होने से क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट हायर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज। कह रहा है कि एक जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कम होने लगती है। तो ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो सही ऑप्शन है ए ट्रू। आगे बढ़ते हैं।
What is the growth of huge amounts of algae and other aquatic plants leading to the deterioration of the water quality called? कह रहा है कि जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एल्गी और अदर एक्वेटिक प्लांट्स पानी में होते हैं तो इसके वाटर क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है ए इट्रोफिकेशन, बी एल्गी ग्रोथ, सी नेट्रिफिकेशन, डी नेट्रिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है ए इट्रोफिकेशन। अब ये इट्रोफिकेशन क्या होता है, क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। Eutrophication is the growth of huge amount of algae and other aquatic plants leading to the deterioration of water quality। जब ज़्यादा मात्रा में एल्गी और अदर एक्वेटिक प्लांट्स पानी में उग जाते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सारी ये टर्म फिर से समझनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा और आसान नहीं है उतना सिलेबस भी कंप्लीट करना। तो अगर क्वेश्चन के थ्रू सिलेबस चलेंगे तो आई थिंक अच्छे से कवर अप हो जाएगा। इसलिए अगर जो प्रोसेस में भी टर्म आ रही हैं उन टर्म के लिए भी एक लेक्चर बनाएंगे, सारी टर्म्स उसमें क्लियर कर देंगे। आगे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डज बेस्ट वाटर कंटेन? कह रहा है कि बेस्ट वाटर जो होता है उसमें सॉलिड्स कितना परसेंट हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 0.5%, बी 5%, सी 0.1%, डी 1%। तो सही आंसर है सी 0.1%। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पॉल्यूशन वेयर द पॉल्यूटेंट्स रीच द वाटर बॉडी इन पॉइंट्स कॉल्ड? कह रहा है कि पॉल्यूशन की उस अवस्था को क्या कहते हैं जब वाटर बॉडी में पॉइंट्स में पहुंच जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, डी डिफ्यूज पोल्यूशन, सी पॉइंट सोर्स कंटामिनेशन, डी डिफ्यूज कंटामिनेशन। तो हमारा सही आंसर है ए पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ सब्सटेंस आर एनर्जी फॉर्म्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द नेचर ऑफ द वाटर बॉडी इज कॉल्ड? कह रहा है कि जब कुछ पानी में मिला दिया जाता है कोई सब्सटेंस तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, पानी का नेचर बदल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। ए वाटर कंटामिनेशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी सैनिटेशन, डी वाटर ट्रीटमेंट। तो इसका सही है बी वाटर पोल्यूशन। मतलब पानी में कुछ अच्छा सा पानी हो, साफ वाटर बॉडी हो कोई, तो पानी नदी हो, कुछ भी हो, मतलब जहाँ पे साफ पानी हो और उसमें कुछ सब्सटेंस मिला देते हैं जिससे पानी का नेचर बदल जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर? तो अब प्लीजेंट वाटर यानी अच्छा वाटर होने के लिए क्या करना होता है? प्लीजेंट वाटर रिक्वायर्स एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज, इरिगेशन, एक्वाकल्चर। तो हमारा सही आंसर है बी इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या करते हैं, अच्छे पानी को यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? इंडस्ट्रीज नीड एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर विद लो टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर एब्स्ट्रैक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? कह रहा है कि वाटर एब्स्ट्रैक्शन के बाद में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए सप्लाई टू कंज्यूमर, बी ट्रीटमेंट, सी कंबाइन विद स्टॉर्म वाटर, डी सप्लाई टू रिसीविंग बॉडी। तो हमारा सही आंसर है बी ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं। डैश आर कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिक्रिएशन, इरिगेशन एंड अदर्स। मतलब इसमें क्या आएगा, भरा जाएगा। इस ऑप्शन जो खाली दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्विमिंग पूल्स, बी पॉन्ड्स, सी रिजर्वायर्स, डी टैंक्स। तो यहाँ पे आ जाए रिजर्वायर, नहीं ऑप्शन सी है रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिक्रिएशन, इरिगेशन एंड अदर्स। इन सब कामों के लिए रिजर्वायर बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वाटर यूज एंड इट्स रिक्वायर्ड क्वालिटी। कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन क्या है,
मतलब है बिटवीन वाटर यूज एंड इट्स रिक्वायर्ड क्वालिटी। कह रहा है किसी क्वालिटी और वाटर यूज में कोई रिलेशन है, सही है कि गलत है? ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ए ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ द इंटेंडेड यूजेस ऑफ वाटर कैन अचीव द डिजायर्ड वाटर क्वालिटी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए ट्रू। आगे चलते हैं। द सरफेस वाटर क्वालिटी इज अफेक्टेड बाई। जो सरफेस वाटर, जो पानी ज़मीन पे होता है, उसकी क्वालिटी किससे अफेक्ट होती है? बाई एंड इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम रेनफॉल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रेसिपिटेशन, बी रन ऑफ, सी वेटलैंड्स, डी फार्मिंग। तो हमारी सबसे ज़्यादा क्वालिटी अफेक्टेड होती है, सरफेस वाटर होती है, तो होती है किससे? रन ऑफ से होती है। बी ऑप्शन सही है। अब देखो ये रन ऑफ क्या होता है, ये सब टर्म्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझना, तो इनके लिए भी एक अलग से लेक्चर बना लेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू करोड इक्विपमेंट। हमें क्लोरीन की कितनी मात्रा ज़रूरत होती है करोड़ इक्विपमेंट में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 30 mg/L, बी 40 mg/L, सी 50 mg/L, डी 60 mg/L। आंसर हमारा सही है बी 40 mg/L। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल पीएच। नेचुरल पीएच वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है? तो ये है हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए 6.0, बी 7.0, सी 7.5, डी 8.0। तो हमारा सही आंसर है बी 7.0। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर लिमिट ऑफ द प्लास्टिक पाइप। जो प्लास्टिक पाइप होता है उसकी टेम्परेचर पीवीसी की कितनी लिमिट होती है? ए 30 सेंटीग्रेड सी, बी 40 सेंटीग्रेड सी, सी 50 सेंटीग्रेड सी, डी 60 सेंटीग्रेड सी। तो सही आंसर है बी 40 सेंटीग्रेड सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन ट्रीटमेंट सिस्टम। तो हमारा जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है पानी का, वेस्ट वाटर का, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है इफेक्ट एसिड का जो ट्रीटमेंट सिस्टम पे पड़ेगा। पहला है ए डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, बी अपसेट एनारोबिक डिजास्टर, सी कोरोड स्ट्रक्चर, डी इंटरफेयर्स विद सेटलिंग। तो हमारा सही आंसर है डी इंटरफेयर्स विद सेटलिंग। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ ऑयल ऑन ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए फोम फॉर्मेशन, बी टॉक्सिक टू एनारोबिक बैक्टीरिया, सी इंटरफेयर्स विद सेटलिंग, डी एक्सप्लोजिव विद प्योर ऑक्सीजन। तो हमारा सही आंसर है ए फोम फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीएच दैट द बैक्टीरिया कैन सस्टेन इन टर्म्स ऑफ एल्कलाइनिटी। कह रहा है कि ऐसा कौन सा मैक्सिमम पीएच है जिसमें बैक्टीरिया बने रहते हैं एल्कलाइनिटी में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 7, बी 7.5, सी 8, डी 8.5। तो सही आंसर है डी 8.5। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एस्टेल्डिहाइड, सी फॉर्मेल्डिहाइड, डी डाइक्लोरोमेथेन। तो सही आंसर है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फाइड लीड्स टू द ब्लैकिंग। ऑप्शन देख लेते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ए है ट्रू। ये वेस्ट वाटर के लिए है, इसका क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। द ब्लैकिंग ऑफ वेस्ट वाटर इज ऑफन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सल्फाइड्स। पानी जो मतलब बेकार सा ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो जाता है, तो किस कारण से हो जाता है? इसमें वेरियस सल्फाइड के पार्टिकल हो जाते हैं, फेरस सल्फाइड होता है। तो इससे क्या होता है? दिस रिजल्ट व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर। जो पानी बेकार होता है, रोगाणु वाला, सा कलर कैसा होता है? ए ग्रे होता है, बी ब्लैक होता है, सी लाइट ब्राउन होता है, डी डार्क ब्राउन होता है। तो सही आंसर है बी ब्लैक होता है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द कलर ऑफ द वेस्ट वाटर आफ्टर 6 आवर ऑफ ए जनरेशन, मतलब 6 घंटे के बाद में पानी का कलर कैसा हो जाता है। ए ग्रे, बी लाइट ब्राउन, सी डार्क ब्राउन, डी डार्क ग्रे। तो सही आंसर है बी लाइट ब्राउन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड द टेम्परेचर टू कैटेगराइज एज वोलेटाइल सॉलिड्स, वोलेटाइल सॉलिड्स के लिए टेम्परेचर कितना कैटेगरी में होना चाहिए। ए 500 सेंटीग्रेड सी, बी 600 सेंटीग्रेड सी, सी 700 सेंटीग्रेड सी, डी 800 सेंटीग्रेड सी। तो सही आंसर है बी 600 सेंटीग्रेड सी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स इन म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, तो परसेंटेज कितने हैं सेटलेबल सॉलिड्स का म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में। ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। वही ऑप्शन है ए 60%। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर, सॉलिड में मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉलिड का कितना होता है वेस्ट वाटर में। ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%। बी आंसर है इसका सही 40%। आगे बढ़ते हैं। टोटल सॉलिड्स इन ए वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स अलोन, क्या है टोटल सॉलिड्स जो वेस्ट वाटर में होते हैं कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स अलोन। तो सही ऑप्शन कौन सा है, मतलब ये सही है कि गलत है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो सही ऑप्शन है इसका बी, ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, पानी की कौन सी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ए कलर, बी पीएच, सी ऑर्डर, डी टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है बी पीएच। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो जितने क्वेश्चन मुझे मतलब सही लगे और लगा कि ये मतलब टॉपिक से रिलेवेंट है, मैंने उनको खोज के एक जगह कलेक्ट किया। टोटल 60 क्वेश्चन है, मतलब 60 क्वेश्चन है। तो आप लोग एक दो बार रिवीजन करिएगा। और इसके बाद जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना जगह जगह पे, जो हमें समझ नहीं आती है, उन सारी टर्मिनोलॉजी का मैं एक अलग लेक्चर बना लूँगी। तो आप लोग एक बार देख लेना, तो सारा समझ में आ जाएगा। और हम लोग जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो हम लोग क्वेश्चन वाया सिलेबस चल रहे हैं, सिलेबस वाया क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। मतलब पहले क्वेश्चन और फिर सिलेबस ऐसे चल रहे हैं समझते हुए, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना सबसे बड़ा। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन का भंडार होना चाहिए, ठीक ठाक कलेक्शन होना ही चाहिए जो हमें पता हो। तो शुरू से ही करते चलेंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे और जो प्रॉब्लम सिलेबस नहीं हो पाएगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अपना जो मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना उसको कंप्लीट करें।